नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर। काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आ रही हैं पाकिस्तान की साइड से, बांग्लादेश की साइड से और दोवल सर की साइड से। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी। आपको नमस्कार, आपके ऑडियंस को नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम जैसे आप बोलती हैं। जी सर। सर, पाकिस्तान ने यूएस को एज यूजुअल बहुत बड़ा धोखा दिया है, उनके पीठ में छुरा घोंपा है। नेटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं एक अलग तरीके का। जी। देखिए, मुंगेरी लाल के सपने बनाने के लिए कोई किसी को रोक नहीं सकता है। तो पाकिस्तान भी एक मुंगेरी लाल के सपने का ख्वाब देख रहा है कि वो नेटो बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसके कई सारे कारण हैं। मैंने पहले भी कई बार इसका जिक्र किया है कि इस्लामिक देशों में आपस में ही लड़ाई और फूट है। इसके पावर सेंटर्स अगर आप जानें तो तुर्की जो है वो अपने आप को खिलाफ ओटोमन एम्पायर से जोड़ता है, उस सिविलाइजेशन से जोड़ता है। जब एक एक तक पूरा का पूरा जो रूल था इस्लाम का वो कंट्रोल करता था, मलेशिया से लेकर के, आसियान से लेकर के यूरोप तक, ऑलमोस्ट यूरोप तक, यूरोप में घुस भी गया था वो। तो स्पेन वगैरह इन सब इलाकों में उसका वर्चस्व था। तो तुर्की क्या एर्दोगान साहब मूंगफली छील रहे हैं कि वो बोलेंगे पाकिस्तान की भाई आप आइए और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बन जाइए, नेटो बनाइए? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इसमें सक्सेसफुल होगा। दूसरा जो पावर सेंटर है वो बोलता है भैया मक्का मदीना कल्चरल सेंटर तो मेरे पास है। इस्लाम की सबसे बड़ी जो क्या बोलते हैं मिल्कियत है, जिस जो निशान है, चिन्ह है, वो तो सऊदी अरेबिया के पास है। तो सऊदी अरेबिया क्या जाने, सऊदी अरेबिया उसको भीख में सामान देता है और बोलेगा भी आ तू मेरी लीडरशिप ले, खाली न्यूक्लियर हथियारों के चलते। सऊदी अरेबिया को तो वैसे ही अमेरिका का सपोर्ट मिला हुआ है। अगर उसको न्यूक्लियर कवर चाहिए भी तो उसको तो अमेरिका का न्यूक्लियर कवर है। आपको मैंने पहले भी बताया 40 से 50,000 परमानेंट ट्रूप्स जो हैं वेस्ट एशिया में रहते हैं अमेरिका के, और सऊदी अरेबिया में भी रहते हैं। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया ने पैसे के दम पर एक वहाँ के पुराने जो चीफ हैं पाकिस्तान आर्मी के, वो उनकी नौकरी करते हैं भाई, राहिल शरीफ साहब, वो उनके मिलिट्री एडवाइजर हैं। तो ये कहाँ से सपने देख रहे हैं पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर जी कि भाई हम नेटो बना लेंगे? हाँ, संधियां होंगी इनकी, बट ये सब संधियां टैक्टिकल लेवल की होंगी। तू मुझे कुछ दे, मैं तुझे कुछ दूंगा, उस तर्ज पे होंगी। लीडरशिप तो मुश्किल है, और अगर लीडरशिप होगी भी तो इसमें जो रसेप एर्दोगन है वो एक्चुअली सही मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट है। उन्होंने जिस तरह से नेटो और इस्लामिक वर्ल्ड के बीच में एक संतुलन बना रखा है, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इस चीज़ के लिए काबिल हैं कि अगर कोई नेटो बना सकता है तो बना सकता है। लेकिन उनको, आपको याद होगा, उनको नेटो से बहुत सारी सहायता मिलती है। इनफैक्ट उनका जो न्यूक्लियर कवर है वो नेटो देता है। तो उसको पाकिस्तान के न्यूक्लियर कवर की क्या ज़रूरत है भाई, मुझे ये बताइए। उसको उसको पाकिस्तान के न्यूक्लियर कवर की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, छोटे-छोटे देश हैं, बांग्लादेश है, क्या बोलते हैं, कुछ एक देश जो हैं वेस्ट एशिया में हैं, वो उससे करार कर रहे हैं, कुछ संधि समझौता कर रहे हैं। इसको नेटो नहीं मान सकते हम। और बनाने की कोशिश कर रहा है तो आपको पता ही है कि दोस्त अमेरिका के ज़्यादा खतरे में होते हैं बनिस्बत दुश्मन के। भारत इसमें क्यों खड़ा है अमेरिका के सामने? आपने कल सर्जियो गोर की स्पीच सुनी? जी, जी, भारत और बिल्कुल। भारत और अमेरिका बहुत बड़े देश हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें जो बोली जा रही हैं एक डिप्लोमेटिक लेवल पे की जा रही हैं किसी खास मकसद से, ठीक है? लेकिन पाकिस्तान का ये जो मुंगेरी लाल का सपना है नेटो वाला, करने दीजिए उसको, अपने आप मुँह की खाएगा, हमें तो अच्छा है। वहाँ भी एक जेन ज़ी का रेवोल्यूशन शुरू होगा अगर इस तरह की हरकत कर रहा। आप वहाँ के पार्लियामेंट के सदस्यों की बात सुनिए, वो पूरा मुनीर को बुरी तरह से उसकी तुकाई कर रहे हैं कई सारी चीज़ों के ऊपर। तो बनाने दीजिए नेटो, मुझे तो अच्छा लगता है। और लड़ाई होगी आपस में इन सभी की। जो तुर्की है, जो थोड़ा बहुत देश है, वो भी भड़क जाएगा इनसे। सर, वही समझौता सबसे बड़ा समझौता वही है।
बिल्कुल, समझौता संधि बड़ी अपनी जगह पे है। नेटो बना के उसका लीडरशिप लेना, ये बोलना कि इस्लामिक बॉम्ब मेरे पास है, उसके नाम पे अगर वो करेंगे तो मेरे ख्याल से गलत दिशा में जा रहे हैं, जाने दीजिए। भारत के लिए हुँ, फ़ायदे की बात है। जी। सर इन्होंने अपनी ज़मीनी हालत देखिए, ज़मीनी हालत में सारे भारत के साथ हैं। वेस्ट एशिया की अगर बात करें, जॉर्डन हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, ये सब जो हैं भारत से रिश्ता ज़्यादा रखना चाहते हैं बनिस्बत पाकिस्तान के साथ। भिखारियों के साथ कौन रिश्ता रखता है यार? जी, भिखारियों सर भिखारियों के साथ सिर्फ़ टैक्टिकल अरेंजमेंट्स होते हैं, कुछ दान दे दिया जाता है, ले भाई तू भी खुश रह। जी। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग इनके डिफेंस डॉक्ट्रिन का खुलासा हुआ है, जिसके तहत ये मुस्लिम देशों को परमाणु बम लड़ाकू विमान बेचने निकल पड़े मुल्ला मुनीर। अभी इन्होंने शायद सूडान को फिर लिबिया को भी कुछ एक बॉम्ब्स या बिल्कुल, आर्म्स एंड आप मिशंस आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। इन्होंने ये इंटेंट है, अभी एग्रीमेंट नहीं हुए हैं, पहली बात। ये इंटेंट टू सप्लाई JF-17 की बात हो रही है। JF-17 की पूरी जो असेंबली होती है वो पाकिस्तान में होती है। हालाँकि इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है आधा फ्यूज़लेज जो है पाकिस्तान में बनता है, आधा चाइना में बनता है और इंजन रशिया में बनता है। तो ये तो इनकी आत्मनिर्भरता है, इस हथियार JF-17 को बनाने के लिए। इसका सौदा किया है क्योंकि चाइना ने उसको परमिशन दे रखी है कि भाई आप JF-17 को बेच सकते हैं। हालाँकि बल्क जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना की है। सो ये असेंबल करते हैं इसलिए ये बेचते हैं, पहली बात। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्यों ये भी एक हवाई किला है। 100 के करीब का आप समझ लीजिए ऑर्डर पाकिस्तान को मिल चुका है, इरादे के तहत। अब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन होने में टाइम लगेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट कई लोग मना भी कर सकते हैं बाद में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। बांग्लादेश ने भी अपना एक इरादा दिखाया, उनके बांग्लादेश के एयर चीफ गए थे वहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि वो भी JF-17 खरीदना चाहते हैं। किसके खिलाफ खरीदना चाहते हैं भाई? चाइना के खिलाफ? भारत के खिलाफ खरीदना चाहते हैं, तो खरीदें। अभी तक उन्होंने भारत का वो क्या बोलते हैं मार का चस्का नहीं चखा है जो कि पाकिस्तान ने चखा है। पाकिस्तान चाहता है कि बाकी लोग भी चखें, तो हम चखाएँगे उनको मज़ा। JF-17 अगर 100 मान भी लें हम कि जो इरादतन कई लोगों से करार हुआ, आपने बोला लीबिया, सूडान, मुझे पता है ये सारी चीज़ें। सऊदी अरेबिया, अब सऊदी अरेबिया कहाँ किस लिए ले रहा है उनसे पता है आपको? सऊदी अरेबिया ने जितना उधार दिया है पाकिस्तान को, बोल रहा हूँ उसके अगेंस्ट में आप हमको JF-17 दे दीजिए। हुँ, तो पैसा तो नहीं मिलने वाला ना उनको, अपना उधार ही चुकता करेंगे वो। दूसरा जो मेजर रीज़न है, जैसे लीबिया हो गया, कोई बड़ा देश थोड़ा है। सूडान हो गया, खुद खुद सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। दूसरा रीज़न व्हाई बांग्लादेश, उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत डमाडोल चल रही है इस समय। ये लोग अभी उसको क्यों ले रहे हैं? क्योंकि JF-17 बहुत ही सस्ता हवाई जहाज़ है, अपनी कैटेगरी में। खाली 25 मिलियन इसकी कीमत है। वही राफ़ेल जो है तकरीबन 100 मिलियन पे जाता है। टेक्नोलॉजी कितनी जाएगी इसके साथ? तीसरा इश्यू। तो ये तो हो गया कि भाई सस्ता है, इसलिए बोल रहे हैं कि खरीद लो और आपको पता है चाइनीज़ माल क्या होता है, सस्ता है तो फिर गिर भी जाता है। कंबोडिया को देने की कोशिश करी उन्होंने, उसी दिन सीज़फायर हो गया क्योंकि इनके हथियार ही नहीं काम कर रहे थे। सो ये दूसरा रीज़न है क्यों लोग खरीद रहे हैं कि भाई सस्ता है, ले लो थोड़ा पाकिस्तान का उधार ही कम हो जाएगा। दया की जा रही है सऊदी अरेबिया द्वारा। ये नहीं कि राइट, वो बड़े इंटरेस्टेड हैं खरीदने के लिए। और तीसरा पॉइंट है JF-17 का, वो ये है कि एक पाकिस्तान की जो काबिलियत है, वो 25 एयरक्राफ्ट 1 साल में बना सकता है, 25 एयरक्राफ्ट। क्योंकि इसमें कई जगह से आ रहा है ना सामान, इंजन रशिया से आ रहा है, आधा फ्यूज़लेज चाइना से आ रहा है, फ्रंट फ्यूज़लेज वो खुद बना रहे हैं। तो ये सब करके उनको एग्रीगेट करने के लिए उनकी जो क्षमता है, वो 25 की है। अगर 100 उसको सप्लाई करना है तो 4 साल लगेगा, सब कुछ अगर ठीक चल रहा है, कोई उथल-पुथल ना हो, कोई लड़ाई ना हो भारत के साथ, उस हालत में। लेकिन 4 साल
खाली बाहर वालों को देने के लिए, तो खुद क्या खाएगा? अचार डालेगा? उसको भी तो लड़ना है। उसको लिए अगर भारत और अफगानिस्तान एक खतरा है, तो उस 25 में से कुछ अपने लिए भी बनाएगा। तो ये हुँ, 8 9 7 8 साल का प्रोजेक्ट है, इससे हमको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे को तो अपनी धार तेज़ करने की ज़रूरत है। भारत को हुँ, अपनी कैपेबिलिटी तेज़ करने की ज़रूरत है। जहाँ तक इस्लामिक बॉम्ब की बात कर रही हैं, मैंने इसके बारे में पहले ही आपको जवाब दे दिया कि इस्लामिक बॉम्ब की ज़रूरत किसको है? इस्लामिक बॉम्ब क्योंकि बाकी सब कवर्ड है अमेरिका से ही। अब वो अलग बात है कि भाई एक मुस्लिम देश है तो शायद वो ज़्यादा क्या बोलते हैं उसके फ़ेवर में होगा। मैं बता दूँ पाकिस्तान पाकिस्तान का जो बॉम्ब है, बिना अमेरिका के परमिशन के कहीं नहीं जाएगा। पूरा फुल कंट्रोल है उसके ऊपर अमेरिका का। तो इसलिए ये भी कहानी एक बोलते हैं ना कि दिल को समझाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो समझते रहें, अगर वो क्या बोलते हैं इस तरह से अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं कि हमारे पास इस्लामिक बॉम्ब का कवर होगा, तो आई एम अफ्रेड वो किसी ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर इसकी कोई संभावना ही नहीं है। जी। जी। सर एक एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है। बहुत बड़ा साजिश का खुलासा हुआ है। झंडू हाफ़िज़ ने एक बहुत बड़ी धमकी दी है भारत को। जी। देखिए हाफ़िज़ सईद का ये आदत है पुराना, मार खा-खा कर के भी वो सीधा नहीं होता, तो कुत्ते की दुम टेढ़ी है तो टेढ़ी ही रहेगी, सीधी नहीं हो पाती है। तो उसको लगता है फिर एक बार मार खाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला है कि भाई हमारे पास हज़ार एक सुसाइड बॉम्बर्स तैयार हो गए हैं, फुली मोटिवेटेड हैं, भारत के अंदर जाकर के ये नुकसान पहुँचाएँगे भारत का जान और माल का। और ये इसमें बांग्लादेश को भी शामिल कर रहे हैं, किस दम पे शामिल कर रहे हैं बांग्लादेश को? जमात के दम पे। और वहाँ पे आईएसआई जिस दिन ये शेख हसीना का रूल चेंज हुआ, उस दिन से जो है वो आईएसआई जो है वहाँ पे अपनी पैंठ जमा चुकी है। उसका डीजी भी उधर गया है, एडीजी भी उधर गया है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो इन सारी चीज़ों का मकसद है कि भारत के अंदर गदर करना। अब यूनुस को तकरीबन कितने साल से ऊपर हो गया है। जुलाई में शायद जुलाई अगस्त में इन्होंने टेक 5th ओवर किया अगस्त था। 23 5th 5th अगस्त को अगस्त में। 5th हुँ, अगस्त को ये रिजीम चेंज हुई थी। हुँ, तकरीबन 8-9 महीने 24 में 25 पूरा हुँ। खत्म हो गया। हाँ जी सर। 5th अगस्त 24। 24 अब 25 पूरा खत्म हो गया, डेढ़ साल से ज़्यादा हो गया। तो मेरा मेरा कहने का मतलब है कि तब तो ये कुछ अभी तक कर नहीं पाए हैं, उसके 2 कारण हैं। पहला कारण है पाकिस्तान बॉर्डर को हमने पूरा सील कर रखा है, इंसुलेट कर रखा है। और दूसरा कारण है हमारी जो पॉलिसी चेंज हुई है, परसों ही अनिल चौहान ने बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ थामा, हॉल्ट किया है, पॉज़ किया है। अगर उसने कुछ करने की कोशिश की, तो इस बार जो है सारे तंत्र हमारे जो हैं, सारे जो सुरक्षा के सॉरी लड़ाई के तंत्र हैं, ये सब एक साथ हमला करेंगे। चाहे वो समुंदर से हो, चाहे वो वायुमंडल से हो, चाहे वो स्पेस से हो और सर ये चाहे वो जी। ज़मीन से हो, सारे के सारे चाहे वो साइबर से हो, इंफॉर्मेशन से हो, हर तरफ से उनके ऊपर हमला होगा। और मैं ये यकीन दिला के कह रहा हूँ कि भारत उसकी तरफ पूरी तरह से तैयारी कर रहा है और ये कोशिश करेगा कि अगली बार एक निर्णायक फैसला। तो हाफ़िज़ सईद को देखने सर दीजिए करने दीजिए अपना जो उसकी पुरानी चाल है, पुरानी आदत है। ईरान से मैंने पहले भी बताया है, ईरान ने रेडिकल इस्लाम शुरू किया था, ईरान ही ख़त्म करेगा और हाफ़िज़ सईद उसी का एक हिस्सा हैं, वो भी धीरे-धीरे लुप्त हो जाएँगे इस संसार से। और जी। मैं तो बोलता हूँ इस समय उनको टारगेट करके ख़त्म करने की ज़रूरत है। सर एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हुई है जो हाफ़िज़ सईद बात कर रहे हैं, इसमें इन्होंने इस बार महिलाओं को और बच्चों को ज़्यादा बड़ा हथियार बनाने की कोशिश की है। इनकी जो जमात-ए-मोमिनात है, जिसमें 1000 से ऊपर महिलाएँ हैं, 4000 हुँ, महिलाएँ हैं, ऑल हुँ, रेडिकलाइज़्ड और ऐसी अगर आप उनकी प्रोफाइलिंग देखेंगे आप सोशल मीडिया पे या ओपन सोर्स पे आप पढ़ेंगे, तो ये वो महिलाएँ हैं जिनके पास ज़िंदगी में जीने के लिए कोई मकसद नहीं है। ईदर दे आर वेरी ओल्ड
जिनको जन्नत जाने का वो है, या वो क्या बोलते हैं, मतलब अ, बहुत सारे अपने उनके हिसाब से पुण्य कर्म करने का, उनके हिसाब से अपनी अपनी जिंदगी से तंग आ गए हैं। अपनी ज़िंदगी से तंग आ गए हैं, या विडोज़ हैं, या फिर जो नीडी हैं, जिनको पैसों की ज़रूरत है, उसके साथ-साथ टीनेजर्स को यूज़ कर रहे हैं सर। जी। देखिए, मदरसा जब तक मदरसा एजुकेशन जब तक पाकिस्तान में रहेगी या फिर किसी भी देश में रहेगी, भारत में भी जहाँ-जहाँ मदरसे जो हैं रेडिकलाइज़ हो रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कश्मीर में मदरसों ने ही मदद करी थी रेडिकलाइज़ेशन के लिए, तो धीरे-धीरे उसके ऊपर हमने काउंटर कार्रवाई करी है, जिसकी वजह से कश्मीर अब काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल में है। आर्टिकल 370 भी ने भी अपना काम किया था। मैं अब बोलता हूँ कि ये जो नया टेक्नीक उसने वो करी है, ये नई नहीं है। अगर आप लोगों को याद हो, एक दुख्तराने मिल्लत करके एक ऑर्गेनाइज़ेशन खड़ी की थी इन्होंने औरतों की, कुछ साल पहले कश्मीर में। वो उसका नामो-निशान मिट गया है। जहाँ तक इस बार ये कोशिश कर रहे हैं वुमेन और चिल्ड्रन का, उसके 2 कारण होते हैं। एक तो वुमेन और चिल्ड्रन पे सस्पेशन नहीं होता है, चेकिंग थोड़ा लूज़ होती है। इसीलिए फ्रांस में देखा गया है आपने कि फ्रांस ने अब हिजाब को वो कर दिया है, क्या बोलते हैं, बैन कर दिया है कि हिजाब पहन के नहीं आ सकते। तो आपको अपना चेहरा दिखाना ही पड़ेगा। कहीं भी अगर आइडेंटिटी चेक कर रहे हैं, भारत में भी वो इंसिस्ट हो रहा है, फिज़िकल चेक होगा, एक लेडी करेगी फिज़िकल चेक, जो हमारे रूल्स हैं। तो लेकिन आप ऐसे निकल नहीं सकते हो कि भाई हिजाब पहन के चले जाएँगे। तो कई सारे प्रोसीजर्स भी हम चेंज कर रहे हैं और चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग इनको, एक तो स्क्रीनिंग जो है इनकी, हमको तेज़ करनी पड़ेगी, टाइट करनी पड़ेगी, और जहाँ तक मुझे ख़्याल है हमारी पुलिस इस काम में काफ़ी माहिर है। मैंने बताया था कि पाकिस्तान की तरफ से पूरे बॉर्डर की सीलिंग, सर्वेलेंस 24/7 पाकिस्तान के ऊपर रखी जा रही है, इसीलिए आपको ये सब खबरें भी आ जाती है ना, कहाँ से आ रही हैं? जी। ये इस वजह से आ रही हैं कि हम लोगों को ये उनको डायरेक्ट मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर हमले नहीं हो सकते हैं, क्योंकि डिफेंडर जो होता है हमेशा कभी न कभी उसमें चूक होती है, और वही मौका उठाते हैं ये लोग, और उसका फल होता है कि कई बार इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं, जैसे कि मुंबई हो गया, पठानकोट हो गया, या फिर और कई सारे इंसिडेंट पास्ट में हुए हैं, पहलगाम हुआ है, उरी हुआ है। ऐसे ऐसे कई सारे इंसिडेंट हमारे बीच में आ जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब हमारी जो चौकसी ढीली हो गई है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि सिंदूर 1 चल रहा है, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट रहें, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस अपने पैरों पे अपने आँख, कान जितना भी ये सब खुला रखें। तो औरतों को यूज़ किया था हमास ने भी। देखिए, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। वैसे तो बोलेंगे कि औरतों को लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन बोलते हैं कि भाई जिहाद के लिए औरतें लड़ाई कर सकती हैं, क्योंकि वो डिस्पोजेबल है। नहीं, 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 अल्लाह के लिए लड़ाई कर रही हैं। तो अल्लाह की उसमें अल्लाह के लिए कुछ भी काम जायज़ है। अगर कुछ मुस्लिम मर भी जाते हैं, मान लीजिए बॉम्ब ब्लास्ट किया और उसमें कुछ मुस्लिम मर गए, तो उसको कैसे ये लोग वो जायज़ बनाते हैं? वो बोलते हैं वो भी फाइटर हैं, उन्होंने भी हमारे हमारे उस सुसाइड बॉम्बर के साथ अपनी जान दी है, ताकि बाकी जो काफ़िर हैं वो वहाँ पे मौत के घाट उतर जाएँ, और वो भी, उनको भी वही फ़ायदा मिलेगा जो उस सुसाइड बॉम्बर को मिला था। तो इस तरह की नैरेटिव बनाते हैं ये लोग, जबकि ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है कहीं भी। लेकिन नैरेटिव बनाने में क्या जाता है? अपने आदमियों को बरगलाने में क्या जाता है? उन्होंने अपने आदमियों को बरगला रखा है। बच्चे, जहाँ तक सवाल है, बच्चे जो हैं मदरसों में रेडिकलाइज़ हो जाते हैं, और बच्चों के मन में आपको पता है, एक बार दिमाग में कोई चीज़ घुस जाती है, तो फिर वो उसको करके ही छोड़ते हैं। तो इसलिए ये इन्होंने ऐसे हथियार इस बार सेलेक्ट किए हैं, ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया है, जो कि आसानी से मोटिवेट हो जाएँ सुसाइड बॉम्बिंग के लिए। जी। कुछ लोग तो ये सर भी बोलते हैं बांग्लादेश कि दिल्ली ब्लास्ट में, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो दिल्ली ब्लास्ट में जो बंदा था वो मेंटली डिस्टर्ब था, जो डॉक्टर साहब थे। अरे यार! हाँ, तो डॉक्टर उसने साहब बॉम्ब अगर फोड़ा, मेंटली डिस्टर्ब हो गया। ऐसे डॉक्टर लोगों साहब को तो फिर से मार देना चाहिए ना सर। व्हाई टू कीप, जब भाई जिनका दिमाग ही खराब हो गया, दे आर डेंजर टू द सोसाइटी, बेटर गेट रिड ऑफ देम दैट्स व्हाट रादर आई एम देन सेइंग। पुटिंग देम कहीं मेंटल न कहीं असाइलम। हमारी कहीं न कहीं हमारी भी वहाँ चूक हुई है। अब आप देखिए, उसी नेटवर्क में लेडीज़ इन्वॉल्व थी, लखनऊ की थी वो, कानपुर, लखनऊ दोनों जगह उनका घर था। तो अब ये लोग जो हैं, अब हर चीज़ ट्राई कर रहे हैं भारत के खिलाफ,
और भारत को उतना ही हमें चौकन्ना होना पड़ेगा अपनी ताकत, सुरक्षा की और एक्सटर्नल ऑपरेशंस की, यानी कि बाहरी लड़ाई की फुल तैयारी 100% रैपिड स्पीड से करने की जरूरत है। जी। सर, बांग्लादेश आर्मी हेड अभी रिसेंटली मुल्ला मुनीर से मिले हैं। अब ये मुलाकात किस लिए? भारत पे फिर से हमला? नहीं, अभी ये सोच रहे हैं, ये दे रहे हैं स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग कि आप हमारे पर आंख नहीं दिखा सकते, आप ये नहीं सोच सकते कि हम छोटे हैं, हम अपनी लड़ाई करना जानते हैं। और इसलिए वो पहले एयर चीफ गए वहां पर। एयर चीफ क्या, उन्होंने बोला कि हमें JF-17 चाहिए। JF-17 किस लिए चाहिए, किसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे? म्यांमार के खिलाफ, भारत के खिलाफ। अगर वो भारत के खिलाफ ऐसा इरादा रखते हैं तो भारत की जो हमारी जो लीडरशिप है, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो या पॉलिटिकल लीडरशिप हो, ये सब चीजें देख रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा हमने क्या करार किया है, स्टेट ऑफ द आर्ट राफेल 114 की डील पक्की कर ली है। अब अगेन ये तुरंत रातों रात नहीं आएगी, आपने देखा होगा जो पहले हमने 30-31 मंगवाए थे उनमें भी कितना टाइम लगा, बैचेज में आए ये सारी चीजें। तो तैयारियां ये दूरगामी हैं, आगे के लिए हैं। हमारे लिए चैलेंज बांग्लादेश नहीं है, हमारे लिए चैलेंज चाइना है। हमारे लिए चैलेंज चाइना है, हमारे लिए क्या बोलते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। तो हमारी दृष्टि चाइना की तरफ है। तो उसके लिए हमारे को 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो अपनी डिफेंस ताकत को बढ़ाना है, और डिफेंस ताकत को बढ़ाने के लिए हमको अपना बजट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। हमको अपने प्रोसीजर्स जो हैं सामान लेने के, उनको आसान बनाना पड़ेगा ताकि हम जल्दी से अपनी ताकत बढ़ा सकें। तीसरा, हमको जल्द से जल्द आत्मनिर्भर भारत होना पड़ेगा, जिसके लिए कि एकेडमिया, IIT, ये यूनिवर्सिटीज, DRDO, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये एक मिला जुला तंत्र तैयार करना पड़ेगा जिससे कि हम आत्मनिर्भर भारत जल्द से जल्द बन सकें और दुनिया की ओर मुंह न देखें कि भाई अगर लड़ाई होती है फ्यूचर में तो हम क्या करें। हमारे सप्लाई चेन्स जो हैं, जितने जितने सिंपल और या जितने विरोध विरोध के जितने रोड़े कम होंगे हमारे सप्लाई चेन में, उतना हमारे को बेटर होगा। तो ये हमारी तैयारियां चल रही हैं जो कि आप लोगों को दिख भी रही होंगी। प्रलय हो गया, अभी अभी हमने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मारी है जो टॉप अटैक वाली है, इसलिए हमने जेवलिन नहीं लिया अमेरिका का। भाई अमेरिका तो दे देता, उसके बाद मान लो खत्म हो जाता, एमुनेशन खत्म हो जाता, फिर हम क्या करते। तो अब हम खुद ही बनाएंगे तो एमुनेशन भी हम खुद ही बनाएंगे। तो इसलिए जो है हमारी जो तैयारियां सेमीकंडक्टर्स के, हमने इतने फैब्स खोल दिए हैं। पहला पहला सेमीकंडक्टर चिप को हैंडओवर भी किया गया है एक सेरेमनी में, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले। ये फुल जोर से तैयारियां हो रही हैं जिसको कि आपको धीरे धीरे देखना पड़ेगा अनफोल्ड होते हुए। और हमेशा वो देश जीतता है जिसके पास आत्मनिर्भरता होती है। आज अमेरिका अगर किसी के ऊपर धड़ल्ले से अटैक करता है, वो क्यों करता है? क्योंकि उसके पास काफी कुछ जो उसका साजो सामान है वो उसी के पास बनता है, उसी के यहाँ बनता है। तो हमको वो तैयारी अभी रखनी पड़ेगी, और साथ ही साथ विकास क्योंकि पैसा नहीं आएगा तो हम ये काम नहीं कर सकते। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है। इसीलिए आप देख रहे होंगे 2 ही चीजों पे जोर दे रहे हैं आजकल मोदी जी। एक तो ट्रेड के ऊपर और दूसरा डिफेंस की तैयारी। जी। तो सर, तो दोवल बिल्कुल जी सही। इस वक़्त चाइना जा रहे हैं मोदी जी का संदेश लेकर। जी। देखिए, जहाँ तक चाइना का सवाल है, भारत और चाइना की जहाँ बात होती है, ये दोनों गेम खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। चाइना 1979 से लेकर के आज तक, अभी तक जब ये पॉडकास्ट हो रहा है, कभी भी लड़ाई नहीं लड़ा है। चाइना के एक पुराने थिंकर थे, जैसे हमारे चाणक्य है ना, उसी तरह उनके एक सुनजू करके थिंकर हैं। वो बोलते हैं आर्ट ऑफ जनरलशिप लाइज इन विनिंग अ वॉर विदाउट फाइटिंग। यानी कि जनरलशिप या लीडरशिप का जो कला होती, सबसे अच्छी कला होती है, वो होती है जो बिना लड़े ही अपना मकसद हासिल कर ले। और चाइना इसको पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। अब आप बोलेंगे गलवान, डोकलम, ये लड़ाइयाँ नहीं थी, ये झड़पें थी। लड़ाई होती है 79 की जो उन्होंने फुल फ्लेज लड़ी थी, लड़ाई होती है 62 की जो उन्होंने लड़ी थी,
झड़पों तो सारी झड़पें हम जीत गए। 1967 की जो बड़ी झड़प थी, जिसमें 200 करीब 230 ऐसे कुछ कैजुअल्टीज भी हुई, उसको हमने जीता। और इसके बाद सारे ही जो है लड़ा झड़पें हम जीत चुके हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ दिनों पहले एक एक वो भी आया था, वीडियो भी आया होगा आर्मी द्वारा, कि हम लोगों ने काफ़ी कुछ इलाका जो है अपना वापस ले लिया है, जो कि अभी तक उनके कब्ज़े में था। 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका अब हमने छुड़वा लिया है उनसे। ठीक है? सो हम धीरे-धीरे काम कर रहे हैं। वो ज़ोर का झटका धीरे से लगे, तो उस वो वाली जो कार्रवाई चल रही है ना, उसके तहत हम लोग चाइना के साथ डील कर रहे हैं। और उसी कड़ी में ये मीटिंग हो रही है कि और आगे हम कैसे अपना ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसको रिज़ॉल्व कर सकें। हमारे कई सारे फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, खाली लद्दाख नहीं है, सेंट्रल सेक्टर में है, ईस्टर्न सेक्टर में है, लद्दाख में है। ये आज से नहीं ये मीटिंग्स चल रही है, मीटिंग्स चल रही हैं पिछले कई सालों से। नॉट इवन गलवान के बाद, गलवान के पहले से भी चल रही हैं। गलवान के बाद थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस आ गया, थोड़ा ज़्यादा स्पीड आ गई है। डोभाल जी जो जा रहे हैं, ये इस कार्रवाई को और आगे बढ़ाने के लिए, और ये भी तय करने के लिए कि भाई हमारा ये जो कॉमन जो क्या बोलते हैं चैलेंज आ रहा है, मैं दुश्मन नहीं बोलूँगा, चैलेंज जो आ रहा है, जो अमेरिका की तरफ से आ रहा है, जो ट्रेड के ऊपर आ रहा है, उस पर हम किस तरह से कोऑपरेट करें। और लेट मी टेल यू, ये ज़रूरत के हिसाब से कोऑपरेशन कोई बुरी बात नहीं है, ये समझदारी की बात है। अगर हमको अपनी मैंने क्या बोला, 2 चीज़ें हैं, ट्रेड और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। डिफेंस प्रिपेयर्डनेस हम चाइना से बिल्कुल नहीं लेंगे, लेकिन ट्रेड तो कर सकते हैं। ट्रेड करेंगे तो जो हमारा 18% का डेफिसिट होगा, अगर ये 500% टैरिफ लगा देता है अमेरिका, उस पे हम काम कर सकते हैं। और उसके लिए हमने किसी एक को एक साइड नहीं ली है, यही हमारी समझदारी है। कि हमने यूरोप से भी बात करी है, हमने वेस्ट एशिया में कई देशों से बात करी है, ओमान हो गया, जॉर्डन हो गया, कई लोगों से बात करी है, न्यूज़ीलैंड से बात करी है, ऑस्ट्रेलिया से बात करी है, जापान के साथ हमारे ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं। तो हमने एक मल्टीपल लेवल पर अप्रोच किया है। अफ्रीका में कई देशों के साथ बातचीत चल रही है, 50 देश ऐसे। हमने 2 बड़े पिवट किए हैं, एक यूरोप के लिए किया है और एक आसियान के लिए किया है। ट्रेड में तीसरा पिवट मुझे लगता है, हालाँकि डोल साहब खाली सुरक्षा के लिए जाते हैं जनरली, ट्रेड के लिए उनके साथ कोई और भी होना चाहिए थे, लेकिन डोवल साहब इस समय इतने ज़्यादा हमारी भारत के गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं पिछले 2014 से लेकर के आज तक, और 80 साल से ज़्यादा की उनकी उम्र हो गई है। फिर भी वो एक तरह से लगातार लगे हुए हैं भारत की सेवा करने में। मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा और कोई जानता भी नहीं है, तो वो हर चीज़ पे डिस्कशन कर सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि ये एक सही दिशा है चाइना को भी यूज़ करने के लिए, चाइना से भी अपना अपना फ़ायदा उठाने के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट का फ़ायदा उठाने के लिए। कई सारी चीज़ें हैं, ब्रह्मपुत्रा के पानी का इश्यू है, उस पर भी कुछ बातचीत हो सकती है। बॉर्डर बॉर्डर के ऊपर बातचीत हो सकती है, और भी कई सारे मुद्दे हैं। कॉमन मुद्दा है, ब्रिक्स अभी आने वाला है, आप ध्यान दीजिए, ब्रिक्स अभी हुँ, आने वाला है। तो ये हो सकता है ये ब्रिक्स के लिए भी तैयारी की जाती है। ये नहीं होता है कि खाली मीटिंग वाले दिन ही, ब्रिक्स के लिए जो तैयारी होती है वो कई मतलब किसी भी मल्टीलेटरल फोरम के लिए तैयारियां काफ़ी पहले से शुरू हो जाती हैं। तो ये ब्रिक्स हुँ, का भी एक हो सकता है। अब जैसे कि यूरोप हमारे पास पहले वो अपना बॉन को भेज रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट है, वो ईयू समिट के पहले। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें जो होती हैं पहले लोअर फंक्शनरीज करते हैं, और फिर जब समिट मीटिंग होती है उसमें सिर्फ वो किया जाता है, क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी की जाती है। फाइल आती है, फाइल पे लीडर साइन करते हैं, फोटो ले जाती है, उसके पहले जो ग्राउंड वर्क होता है, लेग वर्क होता है, वो हुँ, डोवल जी काफ़ी और बाकी मिनिस्टर सेक्रेटरीज ये लोग करते हैं। ये उस दिशा में एक विजिट है, अच्छी बात है। भारत चौकन्ना होके आगे चल रहा है। मुझे लगता है कि इससे बढ़िया पॉलिसी नहीं हो सकती है। नहीं बोलने वाले तो गलत बोलने वाले तो 50 मिलेंगे, लेकिन जो करेक्ट बोलने वाले हैं वो कम मिलेंगे।
और मैं जी, मानता हूँ कि करेक्ट बोलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जी, बिल्कुल सही। और थैंक यू सो मच सर। होगा भी वही जो करेक्ट बोलता है। ये भी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। हुँ, वही होता है जो करेक्ट बोलता है क्योंकि आगे उसी तरह से इवेंट अनफोल्ड होता है और आप देख लीजिएगा इसी तरह से इवेंट अनफोल्ड जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मदद कर सकते हैं। आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। नमस्ते। नमस्ते सर।